पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 3 जून को होगा बालाघाट आगमन। तेंदुपत्ता संग्राहकों को करेंगे 13 करोड़ के बोनस का वितरण। सीएम के कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर डीवी सिंह ने ली अधिकारियों की बैठक। दूसरे दिन भी जारी रही वन कर्मचारियों की हड़ताल। हड़ताली कर्मचारियों ने दी चेतावनी, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार। जिले के पटवारियों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। किरनापुर के एसडीएम को हटाने की मांग। 23 दिनों से चली आ रही डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल स्थगित। बूढ़ी वार्ड नंबर 13 के वार्ड वासियों की बढ़ी परेशानी। पाइप लाइन फूटने से ठप पड़ी जल आपूर्ति। और व्यापारियों के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। बैठक लेकर व्यापारियों से मांगे गए सुझाव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगामी 3 जून को बालाघाट आगमन हो रहा है। इस दौरान वे बालाघाट जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस, जूते चप्पल, साड़ी और पानी की कुप्पी का वितरण करेंगे। इसके साथ ही इस अवसर पर 30 करोड़ रुपए की लागत के 15 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान के बालाघाट आगमन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डीवी सिंह ने आज 25 मई को अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य अधिकारी श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय और वन मंडल अधिकारी देवा प्रसाद भी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए अलग अलग दायित्व सौंपे और उन्हें जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि शासकीय उत्कृष्ट स्कूल बालाघाट के मैदान में 3 जून को दोपहर 12 बजे से तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस, जूते चप्पल का वितरण, किसान सम्मेलन एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का सम्मेलन तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर शासकीय योजनाओं की जानकारी देने और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदर्शनी और विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, हितग्राहियों के कार्यक्रम में आने के लिए वाहन व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। हेलीपैड की हम लोग बात कर चुके हैं। अब वहाँ हेलीपैड पे जो स्वागत करना मकानदार इसके होटल हैं और इसमें EPWD नगर पालिका शहरी बालाघाट, SDM बालाघाट, RI बालाघाट और सहायक संचालक रुपया इनको रखा गया है। तो बेसिकली यहाँ 2-3 चीजें, एक तो हेलीपैड पे स्वागत करने वालों की सूची बनानी पड़ेगी। इनके पार्टी वालों से पहले बात करके, मंत्री जी से और भाजपा अध्यक्ष से इनसे पहले बात करके सूची थोड़ा पहले फाइनल कर लें और ये इंश्योर करें कि फिर उस सूची के बाद कोई आदमी वहाँ नहीं मिल सके और उसी लाइन में खड़े होने का बताया गया। वहाँ टाइलेट वगैरह थोड़ा ठीक से बनाना है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ और रेंजर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 19 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इनकी हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इन हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर शीघ्र फैसला नहीं लिया गया तो वे मुख्यमंत्री के आगामी समय में बालाघाट आगमन पर उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। जंगल के रहने वाले हैं, गाना बजाना क्या जाने, हम तो जंगल के रहने वाले हैं, गाना बजाना क्या जाने, क्या जाने हम रोटी खाने वाले हैं, हम तो जंगल के रहने वाले हैं, गाना बजाना क्या जाने। इस हड़ताल पर बैठे पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। परिचय बताएं। मैं गणेश उइके, उपाध्यक्ष रेंजर एसोसिएशन, जिला इकाई बालाघाट। सर, आज कोई ठोस निर्णय निकल पाया? आप लोग की हड़ताल का दूसरा दिन ही है। जी नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई हमें आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और अभी सुनने मिला है कि 29 तारीख के साथ कैबिनेट की बैठक है। सूचना आई थी कि शायद इसमें कुछ हो जाए। क्या लगता है अगर कैबिनेट की बैठक में भी अगर आप लोग की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो फिर कौन सा कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, हम लोग तो बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे कमर कस के बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और मुख्यमंत्री जी भी आने का चल रहा है तो निश्चित रूप से वो तो हमारे प्रदेश के मुखिया है, उनसे भी हमने निवेदन किया है। उन्हीं के द्वारा हमें आश्वासन मिला था कि अब बहुत जल्दी आप लोग पे
इस 21 तारीख से पहले डिसीजन देंगे, लेकिन अब तक हो नहीं पाया। तो हमको 24 तारीख से बैठना पड़ा, तो उन्हें तो सुनना चाहिए। ये देखा गया कि बोनस का वितरण करने के लिए बाहर है तेंदुपत्ता के, तो क्या उस कार्यक्रम में जाएंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल हम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम बहिष्कार करेंगे इसके कार्यक्रम। मैं दिलीप बागड़े, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला शाखा बालाघाट। देखिए भैया, अभी जो हुआ था 4 तारीख को जो सहजवार जी ने और मुख्यमंत्री के कहने पर उनका फ़ोन आया था, वहाँ पर उनके कहने पर जो लिखित में समझौता किया था उसको तो उन्हें तोड़ दिया। उनने अपना काम निकाल लिया तेंदुपत्ता का। तो नहीं लगता कि 29 कैबिनेट में हमारी बात होगी। उनने 22 की कैबिनेट में बात करने की बात की थी, 22 को भी नहीं किया। तो उम्मीद तो नहीं है कि वो हमारी बात 29 को भी करेंगे। क्या कदम रहेंगे? हमारा चल ही रहा है, हड़ताल चली रही 29 तारीख को, तो उसके आगे भी चलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी का आने का चल रहा है उस समय? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 23 तारीख को हमने सिंगरौली में बहिष्कार किया है उनके कार्यक्रम का, हम यहाँ भी बहिष्कार करेंगे। किरनापुर के अनुविभागीय अधिकारी आशाराम मेश्राम को किरनापुर एसडीएम और प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख के पद से हटाए जाने की मांग को लेकर पटवारियों ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में पटवारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ये पटवारी जब रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे तो मेन गेट बंद कर दिया गया। इस पर पटवारी नाराज हो गए और वहीं बैठकर नारेबाजी करते रहे। इस पर डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट वहां पहुंचे, लेकिन पटवारियों ने उन्हें ज्ञापन नहीं दिया। बाद में गेट खुलने पर सभी पटवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम शिव गोविंद मरकाम को अपनी मांगों से अवगत कराया। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर श्री मेश्राम को किरनापुर से नहीं हटाया गया तो सोमवार से सभी पटवारी हड़ताल पर चले जाएंगे। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने श्री मेश्राम पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। जो संबंध में मैंने जो अभी आपको जानकारी दिया, आसाराम मेश्राम एसडीएम एवं प्रभारी भू अभिलेख अधिकारी बालाघाट को हटाने के संबंध में आज पुनः जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जा रहा है और इस ज्ञापन में ये मांग की जा रही है कि कल दिनांक 26 तारीख तक उन्हें उनके पद से हटा लिया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो बालाघाट जिला सोमवार 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा और 7 दिवस उपरांत संपूर्ण संभाग के संपूर्ण जिले और वहां की तहसीलें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। किरनापुर तहसील के पटवारी साथियों द्वारा यह लगाई हुई है चिंगारी किरनापुर एसडीएम आसाराम मेश्राम के विरुद्ध आज जिले स्तर पर फैली है। बालाघाट में बालाघाट जिले के पश्चात यह संभाग स्तर पर फैल जाएगी और अगर संभाग स्तर के पश्चात अभी इसके अल्टीमेटम के पश्चात भी आसाराम मेश्राम को नहीं हटाया गया तो पूरे प्रदेश में आसाराम के विरुद्ध कड़ा से कड़ा आंदोलन चलाया जाएगा और जो आसाराम मेश्राम द्वारा हमारे पटवारी साथियों को ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया जाता रहा है, इसके विरुद्ध में हम और अभी कई कड़े कदम उठाएंगे। वहीं एडीएम श्री मरकाम ने पटवारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगें जिला कलेक्टर तक पहुंचा दी जाएंगी। जैसे आप लोग बोले थे उसका मैंने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दे दिया। मैंने लगभग कब है 23 तारीख को दिया। मैं आपको फ़ोन में बात किया ना जी, उस तारीख को दिया हूँ। और उसके बावजूद भी वो लोग भी तहसीलदार लोग भी लिख के दिए कि साहब इतना कर्मचारी बस्तर जमा कर दिए हैं और क्रमिक हड़ताल में भी है। उसका भी रिपोर्ट हमने दे दिया। और इसमें वही चीज़ है कि अलग चीज़ है नहीं, इसमें जिला स्तर पे भी जाने का है, प्रांत स्तर पर जो हमारा आंदोलन का घटनाक्रम है वो है सर। अगर उन्हें नहीं हटाया जाता है अब इसको क्या करूँगा। अब चूँकि निर्णय कलेक्टर साहब नहीं अभी जाते या फिर आप लोग अब उसका निश्चित नहीं है कि कितना टाइम आएंगे। फिर भी अपना प्रतिनिधि 2, 3, 4, 5 अभी जो बाहर आए हैं वो भी अलग से चर्चा कर लें। चूँकि अभी आए हैं इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ तो पावती भी आपको वो इसका पावती है अभी दे दिए हैं, इसको हम टेबल में रखेंगे। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा 23 दिनों से चली आ रही हड़ताल 25 मई को स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में संघ के उप प्रांताध्यक्ष अजय रावतकर ने बताया कि 29 मई को कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों को रखने का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे था। बीच में हमारी हड़ताल को देखकर डिप्लोमा इंजीनियर्स के दबाव में बोला जाए या हमारी मांगों को शासन के सामने हमने रखा तो उसमें जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रामपाल सिंह जी हैं
और वित्त मंत्री हमारे जयंत मलैया जी, माननीय जयंत मलैया जी, और सीएम साहब के पीएस सम्माननीय कर्णवाल जी, इन लोगों ने हमारी मांगों को 29 में जो नेक्स्ट कैबिनेट सरकार का होता है कैबिनेट, तो उस कैबिनेट में रखने का आश्वासन दिया और हमारी मांगों को G9 बताया है। उनमें से जब डिस्कशन हम लोगों का हुआ हमारे प्रांतीय समिति का, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी प्रमुख मांग है संविदा साथियों की नियमितीकरण की। बाकी मांगे तो सरकार की अनियमितताएँ हैं, फिर भी हमने उसको सम्मिलित किया गया है। लेकिन जो प्रमुख मांग है हमारी, जो संविदा के हमारे उपयंती साथी हैं उन लोगों को नियमित करना, और आपके वित्त विभाग से लेके शासन के पास टेक्निकल विभाग में इतने पद 2800 पद स्वीकृत है, उस पद के अगेंस्ट ही। नगर के कंट्रोल रूम में प्रभारी सीएसपी अखिल पटेल के नेतृत्व में समस्त व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रभारी सीएसपी श्री पटेल ने व्यापारियों को पुलिस द्वारा बनाई जा रही गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी और उनसे सुझाव मांगे। वो किसी बड़े जिले से कम नहीं है। हर प्रकार की चोरी लूट जितनी भी हो सकती है, सारे हर तरफ के लोग, मतलब आपके ऑनलाइन फ्रॉड, आपके एटीएम में जो फ्रॉड होते हैं। और दूसरा आपको एक वो देना चाहता हूँ, एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। कोतवाली पुलिस में लगभग कोतवाली में 40 से 50 का बल है, और कोतवाली थाना क्षेत्र को कवर करने वाले लगभग 2 लाख लोगों की जनता को उनका वो जाता है। तो एक ये सोचना है कि अकेले पुलिस सब कुछ कर लेगी, मेरे ख्याल से अकेले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती है। जब तक सब लोग मिल के काम, सब लोग कॉर्डियली, सब लोगों के साथ में बैठ के चर्चा करके ना करें, तो जब तक होना बहुत मुश्किल है। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कांकरिया हत्याकांड के बाद अपराधों में इजाफा हुआ है। तत्कालीन एसपी गौरव तिवारी के समय सराफा में गश्त की जाती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से उसे पुनः प्रारंभ किया जाए। दूसरा मेरा निवेदन आपसे ये था कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो वसूली की कुछ वारदातें आपकी नजर आई होगी, गुजरी चौक का एरिया है, गुजरी चौक, वहाँ पे बहुत गंभीर सर, लेकिन आप तक सब शिकायतें नहीं पहुँच पाती है। एक्चुअली सर मेरा कहना था कि उनको थोड़ा सा दहशत होनी चाहिए पुलिस की। व्यापारी सुरेश सोनी और रमेश चतुर्मोहता ने नगर की यातायात व्यवस्था और मुख्य मार्ग में स्थित बैंक से सामंजस्य बैठाकर उसे व्यवस्थित करने की मांग की। बालाघाट शहर जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से यातायात व्यवस्था भी बढ़ी है, और यातायात व्यवस्था के तहत मेन रोड में, जैसे भाई साहब ने भी उल्लेख किया कि यातायात व्यवस्था में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर प्रतिदिन अड़चने पैदा हो जाती है, जैसे खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने का पॉइंट। तो क्यों ना प्रशासन इस मामले में बैंक के साथ बात करे और उनको अपनी व्यवस्था, स्टैंड की व्यवस्था में स्वयं उपलब्ध कराएं, क्योंकि कमर्शियल इंस्टीट्यूट है बैंक, तो उनको भी अपनी व्यवस्था करना चाहिए, आने जाने वालों को तकलीफ होती है। और दूसरी बात मैं आपको विशेष रूप से पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बालाघाट का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम मार्केट जो है गुजरी चौक कहलाता है। गुजरी चौक के आसपास 2 स्कूल हैं, मेन बोर्ड स्कूल है, नवीन माध्यमिक शाला है, और साथ ही मेन रोड से मस्जिद की ओर जाने वाली रोड, जो मस्जिद जामा मस्जिद, 2 मस्जिद है वहाँ पर। तो गुजरी चौक का जो व्यस्ततम एरिया है, यहाँ पर लगभग 4 बजे के बाद से 7:30 बजे शाम तक इतनी व्यस्तता होती है, और ख़ासकर महिलाएं बहनें जो निकलती है रोड पे, उनको अनेक प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ता है, धक्का मुक्की का सामना पड़ता है, कई बार ये न्यूसेंस पैदा होते हैं। तो इस पॉइंट को हम जरूर रूप से ध्यान दें कि वहाँ पर ये स्थिति पैदा हो रही है, तो इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, सब मिलकर। पार्किंग जो है लोग इधर अस्त तरीके से रख देते हैं, जिससे आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कुछ साल पहले बालाघाट की जो मेन श्याम टाकीज थी वो बंद हुई है, वहाँ पे मॉल बन रहा है, उसकी वजह से वो पीछे की जो गली है तिवारी बाजार के पास की पीछे की जो श्याम टाकीज को निकलती है, वहाँ पे न्यूसेंस बहुत रहता है, बहुत लोग वहाँ पे बैठ के गांजा दारू वो सब पीते हैं। तो मेरा निवेदन था सर
था कि वहाँ पे रात में किसी को पुलिस वालों को किसी को लगा के वो जो असामाजिक तत्व बैठे हो क्या इंटेंशन से बैठे, कभी कोई घटना घटेगी तो कुछ समझ में नहीं आता। वहीं अन्य व्यापारियों ने अपने सुझाव दिए। इस बैठक में तीनों थाने के प्रभारी मौजूद रहे। अन्नदाता किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि किसानों की फसल खरीदी में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए। भैया मैं दिलीप उपवंशी, अन्नदाता किसान संगठन जिला अध्यक्ष बालाघाट। सर आज आप लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए, किस मांग को लेकर के आए? हम माननीय कलेक्टर महोदय से इस मांग को लेकर ज्ञापन देने आए थे कि माननीय उच्च न्यायालय का 3 महीना पूर्व अन्नदाता किसान संगठन ने एक पिटीशन दायर करी थी। उसका जजमेंट यह आया था, शासन मतलब किसान की जो भी उपज है, जैसे अभी रबी का सीजन चल रहा है, तो समर्थन मूल्य से कम की खरीदी न की जाए, ऐसा माननीय न्यायालय का आदेश था। लेकिन आज जब हम मंडी में गए सुबह और कल भी गए थे, वहाँ देखे कि समर्थन मूल्य से कम पर बिक्री हो रही है। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करने आए थे कि जो न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन कराया जाए, जिससे मतलब न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। तो इसी मांग को लेकर हम अपने किसान भाइयों के साथ आए थे। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय द्वारा 20 फरवरी को यह फैसला दिया गया कि किसानों की फसल समर्थन मूल्य से कम में न खरीदी जाए, लेकिन इस फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है। हमने विगत 2 साल पहले अन्नदाता किसान संगठन के ने 2016 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में केस दायर किया था, जिसका निर्णय 20 फरवरी को आया। 20 फरवरी में माननीय न्यायालय ने कहा कि समस्त कृषि उपज समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिकना चाहिए और किसानों को किसी प्रकार का जो नुकसान होता है इसके लिए विपणन बोर्ड, मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड जिम्मेदार है। उसके बाद में हम लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर मंडी विपणन बोर्ड लेकर दिया और बराबर पत्राचार भी कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ज्ञापन देने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो न्यायालय में जाएंगे, कंटेम्प्ट बनाएंगे और उसके बाद भी यदि बात सुनी नहीं जाती है तो सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की अनुमति मांगेंगे। जब हमको मरना ही है तो हम सामूहिक रूप से मरें। सरकार से सुनवाई की हमने, सरकार ने नहीं सुना, फिर कोर्ट गए तो कोर्ट ने आदेश दे दिया। कोर्ट भी के आदेश भी जब सरकार नहीं मानेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास क्या रास्ता बचता है? अन्नदाता किसान संगठन सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की अनुमति मांगेगा प्रशासन से, माननीय न्यायालय के माध्यम से। झुलसा देने वाली भीषण गर्मी के 9 दिन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। जी हाँ, शुक्रवार 25 मई से नौतपा शुरू हो गए हैं। वैसे पिछले 1 महीने से जो गर्मी पड़ रही है वह किसी नौतपे से कम नहीं है, फिर भी नौतपा का पहला दिन काफी गर्म रहा। सुबह से शाम तक सूरज की तेज किरणें झुलसाती रहीं। नौतपे के पहले दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिन का न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रात्रि का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार शाम को हल्की हवाएं चलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली। यह नौतपा 2 जून तक रहेगा। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।
दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस। एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, पैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के वार्ड नंबर 13 जोड़ा महुआ के वार्डवासी भीषण गर्मी के चलते पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्डवासियों ने इस संबंध में बताया कि दूरसंचार कंपनी के कार्यों के चलते पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण 24 घंटे पानी बहकर गड्ढों में जमा हो गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान वार्ड पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने बताया कि वार्डवासियों द्वारा इस समस्या को उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। गड्ढे के दुरुस्तीकरण का कार्य शीघ्र किया जाएगा। यहाँ किस तरह की समस्या हो रही है? समस्या ये है कि यहाँ टेलीफोन का कनेक्शन गया है। पहले इसके पहले जो रोड बनी थी और ये जो पाइपलाइन बिछी है यहाँ पर पानी की, तो उसके कारण भी यहाँ गड्ढा कर दिए हैं। और जो गड्ढा यानी मशीन से पाइप टूट गया तो हमारे यहाँ का भी कनेक्शन खराब हो गया। लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा था अभी बीच में, है ना। 1 महीने पहले की बात हो गई जब यहाँ पाइप डले। दोबारा यहाँ पर फिर इन लोगों ने हमने इसको पैक कराया अपना पैसा डाल करके। इसको पैक कराने के बाद में फिर यहाँ पर ये टेलीफोन कनेक्शन गया है। टेलीफोन कनेक्शन देने के बाद में वो लोगों ने फिर इसको कुछ नहीं करके गए। तो ये इतना पानी जो बह रहा है पूरा गंदी भर गई है। लोगों के यहाँ दिक्कत हो रही है, एक तो पानी भी नहीं आता है। तो इसमें दुर्घटना होने का अंदेशा है? बिल्कुल है। समस्या यही है कि अब ये देखिए 24 घंटे यहाँ पानी बह रहा है। आने जाने वालों की दिक्कत हो रही है। कोई यहाँ से आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हमारे सोमू भी गिर गए। बच्चे लोगों का दिक्कत है, खेल नहीं सक रहे बेचारे। यहाँ जाते गिरते हैं बच्चे लोग। शासन से क्या चाहते हैं? शासन से ये चाहते हैं भाई इसको अच्छा रिपेयरिंग किया जाए, इसका पूरा इसको बंद कर दिया जाए और सबके घर के कनेक्शन जो गए हैं वो भी सही साट रहे हैं। टीएल भरिए। हाँ बताइए क्या समस्या हो रही है इस गड्ढे से? कि यहाँ का नल का पानी जो है वो पाइप का पानी यहाँ पर बह रहा है। पानी बहने से यहाँ का आने जाने का गीला हो जाता है, रोड गीला हो जाता है, आ नहीं सकता, मोटरसाइकिल वाले नहीं आ सकते। एक बार मैं यहाँ से आया था, पैदल ही आ रहा था, तो यहाँ बैलेंस गड़बड़ हो गया तो मैं गिरते गिरते बच गए। यहाँ पर है गिर जाता तो दुनिया देखो ये गिर गया। नगर पालिका वाले भी इसको सही नहीं कर रहे। नगर पालिका का काम है ना, यहाँ पानी भर गया तो इसको नाली बनाई या पानी यहाँ से बह रहा है तो इसको ठीक किया जाए। है पानी बह रहा है तो उसको ठीक किया जाए। ये पानी बह रहा है जा रहा है और इस तरफ भी ये है और उस तरफ जो अब 1 महीने से वहाँ पर रोड जाम है न, पूरे रोड पे सामान रखा है। ये सामान जी मेरा नाम GR घोड़ेश्वर। घोड़ेश्वर जी ये बताइए यहाँ पर जो गड्ढा खुदा हुआ है इससे किस तरह की समस्या आ रही है? ये अपना गड्ढा अपना टेलीफोन के अपने कर्मचारियों के द्वारा अपना खोदा गया है और उसको पूरा नहीं किया गया है, जिससे कि हमारे घर का नल कनेक्शन भी बंद हुआ है। आने जाने वाले लोगों को इतनी परेशानी होती है कि मेरी बच्ची भी मानसिक विकलांग है और मैं भी यानी अपना विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ, और हमको आने जाने के लिए इतनी परेशानी होती है। मैं हमेशा यानी अपने हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ अपना उपचार करने के लिए। उस दिन मैं गोंदिया से मैं अपना लौट रहा था तो रात को 2 बजे तक की मेरी गाड़ी यहाँ पर फंसी रही और मैं गाड़ी में। राजपूत क्षत्रिय समाज संगठन के जिलाध्यक्ष संजय कछवाहा के द्वारा शुक्रवार को पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के निज निवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि 27 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान, कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व विधायक अशोक सरस्वार सहित विभिन्न पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ जनों के साथ साथ छात्र छात्राओं
को भी पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्व विधायक अशोक सरस्वार ने इस कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की। के आधार पे जो सबसे 3 उच्चतम अंक वाले रहेंगे उनको वो पुरस्कार दिए जाएंगे। हमने पहले भी अपने कार्यक्रम में बोला है कि किसी भी समाज का विकास का आधार होता है आर्थिक, और आर्थिक तभी होगा जब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो शिक्षा की ओर लोगों को प्रेरित करना, इस साल हमारा ये सोच है कि जिन बच्चों को किसी कारण से पारितोषिक नहीं मिल पाएगा उनमें कॉम्पिटिशन की भावना डेवलप हो जाए, कि वो सोचे कि अगले साल हमको ज़्यादा पढ़ाई करके ज़्यादा अंक लाना है और अगले साल का पुरस्कार छात्रवृत्ति हमको लेना है। साथ ही इसमें राणा हनुमान ट्रस्ट का ये भी उद्देश्य है कि वो समान दर्शन में भी 5 बालक और 5 बालिकाओं को दिया जाए। ये ओपन कैटेगरी होगी। साथ ही हम लोगों ने ये देखा है कि 70% से ऊपर जितने भी बच्चों के मार्क्स आएंगे उन लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण 27 तारीख दिन रविवार को किया जाना है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन, मध्य प्रदेश शासन के कृषि कल्याण विकास मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में खंडवा के सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय श्री अशोक सिंह जी सरस्वार, पूर्व विधायक बालाघाट, माननीय श्री गोविंद सिंह जी भगत, सांसद बालाघाट सिवनी। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री अनिल दुआरे, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बालाघाट करेंगे। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप लोग को कार्ड भी है, सभी जिले के सभी पार्टियों, बालाघाट जिले के सभी समाज के अध्यक्ष और सभी साथी लोग मूर्ति का रावण बहुत दिन से अपेक्षित भी और ऐतिहासिक कार्य जो किया है, हम गौरीशंकर जी को आभार मानते हैं जिनकी मदद से ये कार्य हुआ है और इसमें पूरा श्रेय हमारे मंदिर को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से ये काम हुआ। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम अपेक्षा करते हैं पत्रकार बंधुओं से कि वे इस कार्यक्रम में जरूर आवें और कार्य की रूपरेखा को और अच्छी तरह से व्यवस्थित करें और आकर हमारा अनुभव बनाएं। मीडिया पार्टनर्स और IND24 द्वारा गुरुवार को उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किए गए वृहद कार्यक्रम के तहत बीती रात सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कलाकारों ने मंच के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी, जिसकी दर्शकों द्वारा काफी सराहना की गई। आइए नजर डालते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियों पर। नमस्ते शुभम
संजय सिंह मसानी ने बताया कि ग्रामीणों को रोजगार देने की मंशा से 27 मई को खैरलांजी में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मसानी ने बताया कि इस रोजगार मेले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी बुलाया जाएगा। मन के जन मेरा रह गया, वो अभी मैं कर लूंगा और बाकी गोचार नहीं है। पहला सत्र उसका वो है, अगले बार फिर चालू हो जाएगा, पुनः चालू। ये पहला सत्र भी आ जाएगा, सब गाँव के नाम आएगा। बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग तो सब जगह अभी रोड, पानी, बिजली हम सब उपलब्ध करा चुके हैं। अब हम युवा बच्चों को रोजगार से भी जोड़ना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनियों से हम लोगों ने बात की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिसमें बहुत सारी कंपनियों से हमारा डिस्कशन हुआ है। उसमें टोयोटा है, कमिंस है और L&T ग्रुप है, ताज ग्रुप है और सापुर जी पालन जी ग्रुप है एंड आपका वोल्टास ग्रुप है और भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनसे हम लोगों का डिस्कशन हुआ है। और मैंने खुद व्यक्तिगत वहाँ जाके उनके जो कैंप में जाके देखा है, जिस प्रकार से वो ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को वहाँ से ट्रेनिंग देके अपनी कंपनियों में जॉब वर्क पर रखते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने एक बार अपने युवा साथियों के लिए और जो बेरोजगार बच्चे हैं जिनके माता पिता सोच रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा कहीं ना कहीं लग जाए। अब नौकरियां ऐसे तो मिलती नहीं है, लेकिन के लिए उस बच्चे में निखार जरूरी है। उसको ट्रेनिंग हो जाएंगी तो ट्रेनिंग के बाद उसको इन कंपनियों में, मैं इन कंपनियों का माहौल यहाँ लाना चाहता हूँ, मैं गाँव-गाँव में ले जाना चाहता हूँ। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का 26 मई आखिरी दिन है। इसके बाद सोसाइटी में गेहूं खरीदी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। यदि वारासिवनी की वृहताकार सोसाइटी की बात की जाए तो यहां 677 किसानों से 17,140 क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है। शासन के निर्देशानुसार 26 तारीख लास्ट डेट है, परंतु शासन के निर्देशानुसार शनिवार इतवार खरीदी यानी सॉफ्टवेयर नहीं होता है कि नहीं। तो किसानों से ये कहना चाहते हैं कि आज शाम तक ला लें। यदि कल किसान यदि आ ही जाते हैं तो फिर शासन से मांग करेंगे कि 26 तारीख के अनुसार कृषकों ने अपनी उपज लाया बिक्री करने, तो उसको एंट्री करवाने की अपन शासन से पहल करेंगे। सब परिवहन की स्थिति है सर? परिवहन की स्थिति अभी बहुत पीछे चल रही है। 17,139 कुंटल 50 किलो में 12,290 कुंटल परिवहन हुआ है और 5,000 कुंटल अभी बाकी है। क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो परिवहन करता है वो PDS में गाड़ी लगाया हुआ है, PDS का जो खाद्यान्न जा रहा है। दूसरी चीज़, वारासिवनी के जनपद पंचायत में 25 मई को खंड स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस स्वरोजगार सम्मेलन में लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने संबंधी जानकारी दी गई। वारासिवनी में 25 मई से ग्राम सामाजिक एनिमेटर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन और तेजस्विनी की महिलाओं को ग्राम सामाजिक अंकेक्षण और मनरेगा के तहत ग्राम में हुए विकास कार्यों का आकलन करना, साथ ही 7 पंजी और 17 दस्तावेजों के साथ हितग्राही मूलक कार्यों का ऑडिट करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर जो मनरेगा योजना है इसका सोशल ऑडिट होना है। तो सोशल ऑडिट में जो भी दस्तावेज का सत्यापन करना है, 3 प्रकार के सत्यापन है, भौतिक, अभिलेखी और मौखिक सत्यापन। इस सत्यापन के बारे में इन लोग को अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। और मनरेगा योजना में कितने दस्तावेज होते हैं, कितने रजिस्टर होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं, ये सारी चीज़ अभी बताइए। किन कार्यों का ये लोग सत्यापन करेंगे? ये मनरेगा योजना में जितने भी कार्य होते हैं, हितग्राही मूलक और सामुदायिक मूलक, ये सभी का सत्यापन करेंगे। शासन की क्या मंशा है? शासन की मंशा ये है कि समाज के बीच में ये जाकर के बात करें, समाज से कुछ ऐसी चीज़ निकाल के लेके आएँ
कि जो अपन लेखा जोखा जो ऑडिट होता है उससे प्राप्त नहीं होती, वो समाज में जो विसंगतिपूर्ण कार्य होते हैं ये निकल के आ जाए। शासन ने कि पंचायत में विकास कार्य को लेकर पंचायत सचिव है, रोजगार है, सरपंच है, उसके अलावा इन लोगों को क्यों नियुक्त किया रही? ये ऐसा है कि राज्य इकाई द्वारा NRLM की दीदी लोग को यहाँ पर जो NRLM पूरा नहीं है तो तेजस्वनी की दीदी ये लोग काम करें और इन लोग के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाता है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली कार्यकर्ता है और समाज के बीच में रह के कार्य करने वाली कार्यकर्ता है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 आदिवासी वार्ड की समस्याओं को लेकर 25 मई को वार्ड पार्षद रामकली टेकाम के नेतृत्व में वार्डवासी और भाजपा नेताओं ने नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया। वार्ड पार्षद ने वार्ड में समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर आक्रोश जाहिर किया। घेराव के समय में पालिका में अध्यक्ष और CMO के न होने पर वार्डवासियों ने भी आक्रोश जाहिर किया। फिर बाद में SDM को वार्ड की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। मैं श्रीमती रामकली टेकाम वार्ड नंबर 4 की पार्षद, तीसरी बार पार्षद हूँ। आज वार्ड नंबर 4 में कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब वार्डों में काम हो रहा है। वार्ड नंबर 4 में क्यों काम नहीं कर रहा है, ये प्रश्न पूछने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। आज विक्की पटेल को मैं बोल बोल के थक गई। वार्ड नंबर 4 का 1 रोड 2 रोड जैसा भी दो बैगा मोहल्ले का सफाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब मुद्दा उठ गया है। आज नहीं सुने, इसके कारण आज हमारे वार्ड नंबर 4 के वासी लोग आए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जितने आवेदन दी हूँ सबका साइन हुआ है। यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, बाबू सब बैठे हैं, निकम्मे लोग बैठे हैं, यहाँ फर्जी काम करवा रहा है। ये फर्जी काम होने नहीं दूंगी आज। तो आप भी हो जाएगा। पहुँचे तो घेराव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आज तो फिर लास्ट ये कर रहे हैं, इसके बाद में यही आंदोलन होगा। आंदोलन का रुग्र पकड़ लिए हैं। आज हमने लास्ट एक बार और देंगे करके आए हैं, लेकिन यहाँ कोई ना अधिकारी है ना कर्मचारी है। कहा जाता है कि हम सभी वार्डों में काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं गलत। वार्ड नंबर 4 में हमारी भाजपा पार्षद है रामकली टेकाम जी और नगर पालिका कांग्रेस अध्यक्ष के पास में है वो, और इस कारण से नगर पालिका के द्वारा वार्ड नंबर 4 के विकास कार्य की उपेक्षा की जा रही है। पिछले 4 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं या वहाँ थोड़ा कांग्रेस भाजपा के लोगों को देखते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है। इसी कारण वहाँ के लोगों में आक्रोश है और वो सब लोग अपनी मांगें लेकर के नगर पालिका आए, लेकिन CMO नाराज हो गया, नगर पालिका अध्यक्ष गायब हो गए। उनका कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके बातों को सुनने के लिए सामने, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, कोई जिम्मेदार लेडीजों को निकालने भी तो क्या लगता है आपको इस तरह से जो कि आज जब घेराव करने पहुंचे यहाँ पे? और नगर पालिका प्रशासन समस्या का समाधान निकालने में अक्षम है और सामना करने से डर रहा है। और जानकारी क्या लगी, जैसे कि आप जब आने वाले उसका पहले थे संबंधित अधिकारी? CMO तो कहते हैं नागपुर गया हुआ है, नगर पालिका अध्यक्ष वारासिवनी में है। CMO से मेरी फोन पे चर्चा हुई तो कोई हलमारे हैं उनके अनुपस्थिति में, पर वो भी नगर पालिका से गायब। तो क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष बैठा है, वो उसके लिए पूरी जनता वारासिवनी की एक समान है। वहाँ पर कोई दल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समान दृष्टिकोण रखते हुए हर वार्ड का और क्षेत्र का विकास। इस मामले में जब नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 3 जून को होगा बालाघाट आगमन। तेंदुपत्ता संग्राहकों को करेंगे 13 करोड़ के बोनस का वितरण। CM के कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर DV सिंह ने ली अधिकारियों की बैठक। दूसरे दिन भी जारी रही वन कर्मचारियों की हड़ताल। हड़ताली कर्मचारियों ने दी चेतावनी, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार। जिले के पटवारियों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, किरनापुर के SDM को हटाने की मांग। 23 दिनों से चली आ रही डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल स्थगित। बूढ़ी वार्ड नंबर 13 के वार्डवासियों की बढ़ी परेशानी, पाइपलाइन फूटने से ठप पड़ी जल आपूर्ति। और व्यापारियों के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, बैठक लेकर व्यापारियों से मांगे गए सुझाव। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatekexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।